एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में खैर वाफियत से होंगे। जी बेटे, आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 68 के साथ हाजिर है। जी बेटा, इससे पहले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम स्टार्ट कर लिए थे और उसका थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम बेटा इसका थ्योरम नंबर 2 और देखते हैं। ठीक है बेटा, तो एक थ्योरम एक क्वेश्चन होता है और आमतौर पर एक लेक्चर में 2 क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो जाते हैं, यानी 2 थ्योरम भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आप 1 बाय 1 करके लर्न कर सकते हैं। जी बेटा, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा थ्योरम है और थ्योरम नंबर है हमारे पास 2। जी, स्टेटमेंट है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, आ स्ट्रेट लाइन एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। क्या किया इसको? ड्रॉन। कहाँ से ड्रा किया? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किया है टू बाइसेक्ट अ कार्ड। क्यों ड्रा किया है? कार्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, और वो कार्ड के लिए कहा गया है विच इज़ नॉट डायमीटर। आपको पता है कि डायमीटर भी कार्ड ही होती है, लेकिन यहाँ पर जिस कार्ड को बाइसेक्ट किया जा रहा है वहाँ पर इसका मतलब है कि वो कार्ड डायमीटर नहीं होगी। तो उसके बाद क्या है जी? इज़ परपेंडिकुलर टू द कार्ड। तो ये बेटा इसमें हमारे पास जो इसके पार्ट्स हैं, सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रा की है कार्ड के ऊपर, कार्ड को बाइसेक्ट किया है, तो हमने ये प्रूव करना है कि वो जो लाइन ड्रा की है वो कार्ड पर परपेंडिकुलर है। तो इसमें बेटा, तो ये बात ध्यान में रखिए कि ये हमारे पास जो इज़ है, इससे पहले वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास क्या है? गिवन है, और उसके बाद वाला जो पोर्शन है इसके बाद परपेंडिकुलर टू द कार्ड, ये हमारा टू प्रूफ है। तो आइए फिर हम देखते हैं कि किस तरह से बेटा गिवन को हम लिखेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने लिख लेना है गिवन। तो गिवन में हमारे पास बेटा कौन सी चीज़ें दी हुई हैं? आ स्ट्रेट लाइन है, कहाँ से है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। जी बेटा, तो आइए सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। आप कंपास बेटा यूज़ कर सकते हैं, कंपास से कर लें। अगर कंपास अवेलेबल नहीं है तो ये डी है, डी से हम बेटा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपके सामने ये ड्रॉ करके बेटे मैं दिखा रहा हूँ, तो ये ड्रॉ आप कर सकते हैं। इस तरह से आप भी डी को यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास कंपास अवेलेबल है तो कंपास से बेटा कीजिए। ये आपको पहले से डिसाइड करना है कि कितने सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल आपको ड्रॉ करना है। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आप ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। हाथ से नहीं ड्रॉ करना, वैसे ही सिंपली, और ये लग रहा हो कि वो सर्कल नहीं है तो सर्कल लगना भी चाहिए। जब आप डी से ड्रॉ करेंगे तो बहुत स्मूथ बेटे लाइन बनती है, या आप इसको जब ट्रैक्टर के साथ करें या कंपास के साथ करें, दोनों सूरतें में ही ये लाइन जो है वो अच्छी बनेगी और सर्कल बना हुआ जो है वो अच्छा लगेगा। ठीक है जी बेटा, और ये इस तरह से मैंने एक सर्कल जो है वो आपके सामने ड्रा किया। इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं या कंपास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जी हमारे पास एक हमने सर्कल ड्रा कर लिया है, और ये सर्कल का सेंटर है, और जिसका नाम आपने ओ रख देना है। ठीक है, अब उसके बाद आपने एक बेटा कॉर्ड लेनी है सर्कल की, और वो सर्कल की कॉर्ड
इससे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं डी से। अब आपने यहाँ पर कोई से दो बेटा पॉइंट ले लेनी है और ये पॉइंट आप ले लें इस तरह से। एक का नाम आप ए रख लें और एक का नाम बी रख लेंगे, ठीक है। और कोशिश करें आपके पास ये लाइनें बेटा लगी होती हैं तो उस लाइन के ऊपर ही आप इसको ले लें, एक ही लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट आ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास पॉइंट ए को जब बी से ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन सेगमेंट बनेगी। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विद ईच अदर इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो ए बी यहाँ पर क्या है बेटे, कॉर्ड है। अब ये सर्कल का सेंटर है, ये इसकी ए बी क्या है, कॉर्ड है। अब आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ से ड्रॉ करनी है, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ड्रॉ करनी है टू बाइसेक्ट अ कार्ड। तो वो इस तरह से ड्रॉ करनी कि वो लाइन जब ड्रॉ करें तो वो कार्ड को बाइसेक्ट करें। अब कार्ड को बाइसेक्ट किस तरह से होगा, कार्ड की बाइसेक्शन बेटा किस तरह से होगी, कार्ड की बाइसेक्शन होगी कि हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे और ये हमारे पास एम इसका मिड पॉइंट होगा। तो आपने ये करना है बेटा, ओ को जब आप ज्वाइन करेंगे इस तरह से मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे आप। जब ओ को स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दी और वो जब ड्रॉ की है तो मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो मतलब क्या हुआ कि ये कार्ड क्या हो गई है, बाइसेक्ट हो गया हमारे पास। तो बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये टू इक्वल पार्ट्स में तभी डिवाइड होगी जब एम के लेफ्ट पे और राइट पे दोनों साइड पे डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ए एम डिस्टेंस बी एम डिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बेटा बाइसेक्ट हो गए। तो अब आपने खुद इसके मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन किया है। अब आइए गिवन में आपने लिखना कैसे है, गिवन में आप बताएंगे कि m इज़ द मिड पॉइंट। आपने बताना है m इज़ द मिड पॉइंट, यानी किसका मिड पॉइंट है, ऑफ एनी chord AB of the circle with center at O या with center O। और M is the midpoint, M midpoint है of any chord of AB, any chord AB of the circle, इस सर्कल की कोई सी भी कॉर्ड ले लेनी है भी, उसका M मिड पॉइंट है। उस कार्ड किसकी है, सर्कल की जिसका सेंटर O है। अब इसका मतलब बेटे ये बनता है, इसे हम यूं लिख सकते हैं, दैट इज इसके मिड पॉइंट होने का बेटा मतलब ये बनता है कि मेजरमेंट ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट बी एम के इक्वल है। अब ये बुक में नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पे लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे जब ये बेटा यूज़ होगा रीजन में तो फिर हमें समझने में आसानी रहेगी। क्योंकि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ए एम डिस्टेंस और बी एम डिस्टेंस क्या होंगे, दोनों साइडों पे बेटा डिस्टेंस इक्वल होगा। क्योंकि एम मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वही होता है जिसके दोनों साइड पे डिस्टेंस एक जितना होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा जी आ गया। अब उसके बाद आपने लिखना है वेयर कॉर्ड ए बी, या सिंपल ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी इज नॉट डायामीटर ऑफ द सर्कल, या इज नॉट डायमीटर लिख दें, इतने काफ़ी है, या इज नॉट डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो लिखा हुआ है ना विच इज़ नॉट डायमीटर, तो ये आपने यहाँ पर बता देना है कि ये जो कॉर्ड ए बी है इज़ नॉट डायमीटर, यानी वो कॉर्ड को ही बता रहा है कि वो डायमीटर नहीं होगी। उसकी बेटा रीज़न ये है, अब ज़रा सुन लें कि क्यों डायमीटर नहीं होना चाहिए। अब फर्ज करें कि ये सर्कल है मेरे पास और ये सर्कल सेंटर है और ये जो कॉर्ड है ये डायमीटर भी है। अब आप देखें कि यहाँ से आप पॉइंट ओ अब जो है वो कार्ड ए बी के ऊपर ही लाई करता है और ये कार्ड ए बी सर्कल के सेंटर से ही पास कर रही है, इसीलिए तो डायमीटर है। अब अगर ये डायमीटर होता जो कि नहीं है, अगर होता तो क्या होता कि पॉइंट ओ को आप ए बी के साथ कैसे ज्वाइन करते हैं,
एक बात। दूसरा, अब जो दोनों के दरमियान में पॉइंट ओ और लाइन सेगमेंट ए बी के दरमियान में अब डिस्टेंस 0 है, तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रा होगा, ये प्रॉब्लम होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो कार्ड है ये डायमीटर ना हो, यानी ये कार्ड ए बी सर्कल के सेंटर से पास ना करे, इसलिए हमने ये ए बी सेंटर से नीचे बनाई हुई है। ठीक है बेटा, तो ये आपको आई होप समझ आ चुकी होगी। अब उसके बाद हमने लिखना है टू प्रूव। अब टू प्रूव बेटा जी हमारे पास क्या होगा, बहुत सिंपल है। टू प्रूव के लिए आप जिसको ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको गौर से आपने पढ़ना है, आपको टू प्रूव के बेटा जी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब ये हमारे पास पोर्शन बनता है, आप इसको पढ़िए। स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। ये जो रेड लाइन में बेटा अंडरलाइन किया है, इसको स्टडी कीजिए, सिर्फ इतने पोर्शन को शॉर्टकट करके पढ़िए। स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड, और वो स्ट्रेट लाइन कौन सी, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से ड्रॉ की है। अब देखिए सेंटर से कौन सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ओ एम, यानी स्ट्रेट लाइन ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर टू द कार्ड। ये बेटा हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास है, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हमने ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। तो ये कॉर्ड ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर किस तरह से बेटा प्रूव होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर को किस तरह से प्रूव किया जाता है। अगर हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना हो तो क्या चीज़ प्रूव करते हैं, एंगल को बेटा प्रूव करते हैं। अगर ओ एम और ए बी के बिटवीन में एंगल 90 डिग्री का प्रूव हो जाए तो हम कह सकेंगे कि ओ एम ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, अब आइए देखते हैं। उसके बाद हमने इसकी लिखनी है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल। कंस्ट्रक्शन में हमने बेटा क्या करना है कि पॉइंट ए को और बी को सेंटर के साथ आपने ज्वाइन कर देना है। इस तरह से आपने पॉइंट ए को सेंटर ओ से ज्वाइन किया, और दूसरी साइड पर भी आपने पॉइंट बी को एंड पॉइंट जो है कॉर्ड ए बी का, उसको भी सेंटर के साथ आपने ज्वाइन कर देना है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जब ज्वाइन कर दिया तो ज्वाइन करने के बाद आपने देखें कि यहाँ पे जो एंगल आया हमारे पास, इसे हम एंगल 1 कह देंगे, और दूसरी साइड पर जो एंगल है हमारे पास, इसे हम एंगल 2 कह देंगे। ठीक है बेटा, तो अब यही आपने लिखना है। ज्वाइन किया है, ज्वाइन ए एंड बी विद ओ या विद सेंटर ओ। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शॉन इन फिगर। जैसे फिगर में दिखाए गए हैं इस तरह से एंगल 1 और एंगल 2 हमने लिख देने हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से थ्योरम नंबर 2 के गिवन भी हमने लिख लिया। और गिवन क्या था, कार्ड ए बी का एम मिड पॉइंट है, और उस कार्ड उस सर्कल का है जिसका सेंटर ओ है, और मिड पॉइंट का मतलब है कि दोनों साइड पे डिस्टेंस इक्वल होगा, इसलिए ए एम बी एम के इक्वल हमने लिख लिया। ठीक है, और साथ ये बताना है कि ए बी जो कार्ड है इट इज़ नॉट डायमीटर, तो डायमीटर नहीं है। और उसके बाद टू प्रूफ क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड ए बी, ये बेटा हमने प्रूव करना है। और ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना होगा। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन लिखी है, वो एडिशन जो थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंपलसरी होती है। ज्वाइन करेंगे ए एंड बी विद सेंटर ओ, ए एंड बी दोनों को सेंटर ओ से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से राइट एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 और 2 लिख लेंगे एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है।
ठीक है बेटा जी। अब हम बात करते हैं प्रूफ की। स्टेटमेंट्स और रीजंस वाला आपने कॉलम बेटा बना लेना है। अब आइए इसमें हम देखते हैं बेटा कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं OAM और OBM इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स OAM और दूसरी ट्राइंगल बेटा दूसरी साइड पे कौन सी है OBM और ये ट्राइंगल का सिंबल है OBM। सेंटर से पहले एंड की तरफ गए OA, दूसरी साइड पर भी OB लिखा, बाद में मिड पॉइंट की तरफ आए OAM, इस तरह से होगा OBM। ये सीक्वेंस बेटा ध्यान में रखना आपने, ठीक है। अब ये 2 ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस है, इसमें हमने देखना है कि कौन कौन सी वाली साइड बेटा किस किस के इक्वल आती है। अब आइए यहाँ से शुरू करते हैं। OA किसके इक्वल है? मेजरमेंट OA इज इक्वल टू मेजरमेंट OB। अब OA OB के इक्वल है। अब क्यों इक्वल बेटा? क्योंकि OA सर्कल का रेडियस है और OB B सर्कल का रेडियस है और OA रेडियल सेगमेंट है, OB B रेडियल सेगमेंट है। और आपको बताया था कि एक सर्कल के ऑल रेडियल सेगमेंट लेंथ में इक्वल होते हैं, सेम सर्कल के अंदर है, इसलिए हम इसकी रीजन में क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो सेम सर्कल के रेडियाई होंगे, ठीक है बेटा। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, AM इज इक्वल टू मेजरमेंट AM इज इक्वल टू मेजरमेंट PM और AM BM के इक्वल है। कैसे पता चला इक्वल है? गिवन में बेटा लिखा हुआ है। गिवन में क्या था? M इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड AB। तो मिड पॉइंट वही होता है जिसके राइट लेफ्ट दोनों एंड पे, दोनों साइड पे डिस्टेंस इक्वल होगा। और ये इसीलिए मैंने लाइन बेटा AM इज इक्वल टू BM लिख दिया था। आप देखें यही यहाँ पर यूज हो रही है। अब लिख लें यहाँ पर गिवन में तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप इसकी रीज़न यहाँ पे लिख लेंगे कि ये गिवन में था। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट बेटा जब हम लिखते हैं OMA अगर कहें, OMB कहें, तो OM दोनों ट्राइंगल में क्या है? कॉमन साइड बेटे आ रही है, इसलिए हम लिखेंगे मेजरमेंट OM इज इक्वल टू मेजरमेंट OM। तो इसके कंप्लीट बेटा जो स्टेटमेंट वो होती है कॉमन साइड इन बोथ ट्राइंगल्स। इसे हम शॉर्ट करें तो कॉमन साइड भी कह सकते हैं और शॉर्ट करें तो ओनली कॉमन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कॉमन साइड या खाली कॉमन भी लिख दें, इट्स ओके, ठीक है बेटा। अब देखो ये साइड साइड साइड, एक ट्राइंगल में तीनों साइड ये कॉन्ग्रुएंट है दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी के मुताबिक जब 2 ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस में एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल होती हैं तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो देयरफॉर हम बेटा इसको लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल OAM is congruent to triangle OBM। OAM BM के कॉन्ग्रुएंट होगी, इसकी रीजन होगी SSS कॉन्ग्रुएंसी के मुताबिक, ठीक है बेटा। अब उसके बाद जब ये कॉन्ग्रुएंट 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो इसका मतलब होता है इसकी रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स भी इक्वल हैं। साइड्स तो हमने सारी लिख ली हैं, अब हमने एंगल लिखने हैं। ये शुरू में मैंने आपको बताया था टू प्रूफ OMAB के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमें एंगल 90 का प्रूव करना पड़ेगा, मतलब हमें एंगल की बात करनी है, ठीक है बेटा। अब एंगल यहाँ पर क्या होगा? इसे हम लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2 और ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट नंबर 1। और इसकी रीजन क्या लिखेंगे बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे ये बात बेटा ज़हन में रखिएगा कि बुक में
यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखा हुआ है। बुक में जो ओल्ड एडिशन थे वहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखा हुआ है, ये करेक्शन थी बुक में। अब जो नए एडिशन आ रहे हैं उनमें ये करेक्शन कर दी गई है। अगर किसी बच्चे के पास ये ओल्ड एडिशन है तो बेटा यहाँ से ये एंगल्स लिखने हैं आपने, क्योंकि ये एंगल 1 और एंगल 2 है। यहाँ पे साइड लिखा हुआ है बुक्स में जो कि ओल्ड एडिशन है, इसको आपने करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पे एंगल्स कर देनी है। न्यू एडिशन में ये करेक्शन हो चुकी हुई है, ठीक है बेटा। तो इसलिए यहाँ पे एंगल्स आएगा, साइड्स नहीं आनी, ठीक है। ये बात साथ मैंने आपको करेक्शन बेटे बता दी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम थोड़ा बेटा बात करते हैं कि नाउ वी कैन राइट, यहाँ तक रिजल्ट लाने के बाद अब देखें कि ज़रा कंसेप्ट को समझ लीजिएगा कि ये हमारे पास बेटा ए बी एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है और ये इसका से मिड पॉइंट है। तो एक लाइन की या लाइन सेगमेंट की एक साइड पर टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री बेटा होता है। तो अब ये 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से ओ एम आप निकालें, आप इधर को निकालें या जिस डायरेक्शन में मर्जी हो, इधर को बनाएं, इधर को बनाएं, इधर को बनाएं, तो इस एंगल के दो पार्ट बन जाएंगे। एक का नाम एंगल 1, दूसरे का नाम एंगल 2। अब जब भी इन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो सम कितना होगा? ज़ाहिर है 180 ही होगा। तो इसलिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल 180 होता है, तो एंगल 1 और एंगल 2 को जब ऐड करेंगे तो ये बेशक यहाँ पर ये इधर कोई हो, अब भी एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिगर में देखें, ये ए एम बी स्ट्रेट लाइन है और एंगल 1 और एंगल 2 एक स्ट्रेट लाइन बेटा एंगल बन रहे हैं, जो कि दोनों कितने होंगे? 180 डिग्री के होंगे। अब आप लिखेंगे नाउ, आप इसको लिख लें, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। और यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन साथ साथ वाले, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स बेटे वो होते हैं जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इफ द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों बेटे एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये आप इसकी रीजन लिख लेंगे। अब हमने 1 और 2 को दोनों को बेटे कंबाइन करना है। अब दोनों को कंबाइन करके अब देखें कि दोनों एंगल का सम आता है 180 डिग्री, और हमने ये प्रूफ कर रखा है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब दोनों को मिला के दोनों रिजल्ट को पढ़ेंगे तो ये बनेगा कि दो एंगल इक्वल हैं और उनका सम 180 डिग्री है। अब बताइए वो कौन से ऐसे दो एंगल होंगे जो दो इक्वल भी हैं और उनका सम 180 डिग्री भी है? ये थिंक कीजिए बेटा, हर एंगल कितने डिग्री का फिर होगा? यस, 90 डिग्री का, क्योंकि टू एंगल्स इक्वल भी हैं और उनका सम 180 भी है। तो ऐसे दो एंगल कौन से हो सकते हैं बेटे? 90 डिग्री के ही हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई देयरफॉर वी कैन राइट मेजरमेंट एंगल 1 is equal to measurement angle 2 and is equal to 90 डिग्री, और ये हमारे पास रिजल्ट नंबर आ जाएगा 3 आ जाएगा, या नाम भी लिखें। तो बहरहाल आप इसकी रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न आप लिखेंगे फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2, 1 and 2 दोनों को कंबाइन किया, दोनों को कंबाइन करके मीनिंग इसके निकाले, टू एंगल्स इक्वल हैं और उनका सम 180 डिग्री है। तो ऐसे दो एंगल जो इक्वल भी हों और उनका सम 180 डिग्री भी हो, ऐसे कौन से दो एंगल हो सकते हैं बेटा? 90 के हो सकते हैं। इसका मतलब है एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 90 डिग्री के, मतलब 1 भी 90 का है, 2 भी 90 का है। तो प्रूफ ये हुआ कि जो हमारे पास एंगल 1 भी 90 का है और एंगल 2 भी 90 डिग्री का है, और एंगल 1 और एंगल 2 तो ओ एम और ए बी के बिटवीन में एंगल है। तो जब दो लाइन सेगमेंट के बिटवीन में एंगल 90 डिग्री का बेटे होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो लाइन सेगमेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो दैट इज, इसका मतलब बेटा ये बनता है जो ओ एम है इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। तो
तो ये कॉर्ड ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, तो यही हमने प्रूव करना था, हमारा टू प्रूव यही था, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, और 90 का एंगल हमें यही बताता है कि ओ एम कॉर्ड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से थ्योरम बेटा प्रूव हो जाता है, और ये आपके सामने लिखा हुआ है, नोट करना चाहें नोट कर लें, या आप बुक से बेटा देखना चाहें बुक से देख सकते हैं। जी बेटे, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम नंबर 3। जी बेटा, थ्योरम नंबर 3 में दिया हुआ है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ से ड्रॉ होगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से ड्रॉ होगा। कहाँ पे ड्रॉ होगा, ऑन अ कॉर्ड, एक कॉर्ड के ऊपर हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बेटा, तो कॉर्ड के ऊपर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो प्रूफ हमने ये करना है बाइसेक्ट इट। अब बाइसेक्ट मीन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा वो परपेंडिकुलर, इट मीन किसको डिवाइड करेगा, कॉर्ड को। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन। तो गिवन हमने लिखना है जी, तो गिवन में हमारे पास बेटा आ जाएगा, और ये बाइसेक्ट से पहले पहले जितना भी है ये सारा गिवन का पार्ट बेटे होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले बेटा जी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो आइए सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल आपने कंपास से बेटा ड्रॉ करना है, या डी आपके पास बेटा होती है ज्योमेट्री बॉक्स में, उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हाथ से इस तरह से नहीं ड्रॉ करना कि वो सर्कल जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो लगे कि ये सर्कल ही ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये आपने पहले से डिसाइड कर लेना है कि कितने सेंटीमीटर रेडियस का आपको सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, तो आइए जी सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ करना है, आपने पहले से डिसाइड कर लेना है कितने सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल आपकी राइटिंग के साथ मैच करता है या सूट करता है। ठीक है बेटा, सम टाइम बच्चों की राइटिंग बड़ी बड़ी होती है तो डायग्राम भी बहुत बड़ी बना देंगे तो वो बहुत अजीब सी लगेगी। ठीक है, अगर आप बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं तो आपने देखना है कि सर्कल का साइज़ फिर कितना होगा, या आप बहुत छोटा छोटा लिखते हैं सर्कल बहुत बड़ा सा बना देंगे तब भी अजीब सा लगेगा। ठीक है, तो अपनी राइटिंग के मुताबिक आपने इसको बेटा एडजस्ट करना है कि कितने सेंटीमीटर का सर्कल जिसे आप मैनेज कर सकते हैं। गिवन भी लिखना है, टू प्रूव भी लिखना है, कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है, और ये डायग्राम कहाँ पर बनानी होती है, ये गिवन टू प्रूफ के बेटा आपने सामने बनानी होती है। कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि हम डायग्राम कहाँ पर बनाएं, या तो सारा थ्योरम लिख देते हैं लास्ट में जाकर डायग्राम बनाई होती है, बेटा ऐसे नहीं करना आपने। ठीक है, तो ऐसे आपके मार्क्स जो हैं वो कट सकते हैं, तो इसीलिए आपने डायग्राम को उसकी एक्यूरेट पोजीशन पर ही आपने बनाना है, और एक्यूरेट पोजीशन क्या है, गिवन और टू प्रूफ के सामने बेटा हमने इसको बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी एक सर्कल है। अब क्या करना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन अ कार्ड, इसकी कार्ड ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो कार्ड आप डी से भी ड्रॉ कर सकते हैं और या स्केल से बेटा ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो बाहर स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसके दोनों एंड सर्कल पर होंगे। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर लें। आपके पास स्केल बेटा अवेलेबल है तो स्केल आप यूज़ कर लें। ठीक है, तो स्केल से भी बनाई जा सकती है, दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया है, जिस तरह से आप चाहें आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास कार्ड आ जाएगी, और इसका नाम आपने रख लेना है, ये ए बी कार्ड है। ठीक है बेटा, और ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। तो अब सर्कल के सेंटर ओ से आपने परपेंडिकुलर बेटे ड्रॉ करना है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो आपको पता है 90 डिग्री का बेटे एंगल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है जी, और ये इसका नाम हम एम ही रख लेते हैं। अब यहाँ पर अभी हमें नहीं पता कि एम का मतलब मिड पॉइंट है या नहीं है, बहरहाल कोई और भी पॉइंट रखा जा सकता है। ठीक है बेटा, हाँ ये बात कंफर्म हो गई है कि जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया करना है तो यहाँ पर एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का बेटे होगा। तो ये हमारे पास एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा। तो आप इसको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ये स्मॉल बॉक्स शो कर देंगे।
इसी तरह से राइट साइड पर भी आपने ये बॉक्स बेटे शो कर देना है, जो ये बता रहा है कि यहाँ पर एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के बेटा आ गए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा फिगर जो है वो कंप्लीट होती है जी। अब आपने लिखना है, गिवन में क्या लिखना है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है बेटा, सो दैट अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है हमने ओ एम, ये ओ एम परपेंडिकुलर ड्रा किया है किसके ऊपर, कॉर्ड ए बी के ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर है, ऑन ए बी भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी दुरुस्त होगा, या आप इसको लिख सकते हैं ऑन द कॉर्ड ए बी, तो कॉर्ड ए बी भी लिख सकते हैं इस तरह से बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, गिवन होगा। अब हमारे पास आ जाता है कि इसका टू प्रूफ क्या होगा। ये लिखने के बाद अब आपने लिखना है टू प्रूफ, और टू प्रूफ आपको बेटे पता है वो रिजल्ट होता है जो हमने प्रूफ करना होता है, और ये प्रूफ कौन सा करना है, बाइसेक्टेड, ये पोर्शन है। अब अगर इसको आप यूँ शॉर्टकट करके पढ़ें तो ये हमारे पास बेटा जी ये बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इट। अब इट का मतलब कौन है, कॉर्ड। इट का मतलब कौन है, कॉर्ड। यानी ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है हमने, ये परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एम फिर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए बी का। टू प्रूव में आ जाएगा, टू प्रूव ये प्रूव करना है कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। तो ये कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट है, दैट इज ये मिड पॉइंट कैसे प्रूव होगा, जब हम ये प्रूव करेंगे कि ए एम डिस्टेंस बी एम डिस्टेंस के इक्वल है। मेजरमेंट ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट बी एम। तो ये ए एम बी एम मेजरमेंट के इक्वल होगा, यानी एम के लेफ्ट पे और राइट पे ये जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे तो इसका मतलब होगा कि एम मिड पॉइंट है। तो जब दोनों साइड पे डिस्टेंस इक्वल होगा, एम मिड पॉइंट होगा, तो ये कॉर्ड ए बी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, यानी बाइसेक्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी सिंपल। कंस्ट्रक्शन में बेटा हमने ये करना है कि पॉइंट ए को और बी को ज्वाइन कर देना है सेंटर के साथ। ठीक है बेटा, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। तो सेंटर ओ के साथ बेटा इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसको ज्वाइन करते हैं। किस तरह से ज्वाइनिंग बेटा आपने करनी है, पॉइंट ओ को अब आप ज्वाइन कर देंगे ए के साथ, या ए को ज्वाइन कर देंगे ओ के साथ। ठीक है, अब इसी तरह से बी को ज्वाइन कर देंगे ओ के साथ। तो जब ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से हमारे पास टू राइट एंगल ट्राइंगल बेटा बन जाएंगी। हाँ जी, राइट एंगल ट्राइंगल का कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये एंगल कितने के हैं, 90 बेटा डिग्री के हैं। और ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये दोनों में ही एक एक एंगल 90 का है, तो ये दोनों ही राइट एंगल्स ट्राइंगल्स होंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से उम्मीद है आपको गिवन की और टू प्रूफ की और कंस्ट्रक्शन की समझ आ चुकी होगी। ठीक है बेटा, ए बी कॉर्ड है और उस सर्कल की जिसका सेंटर ओ है, कॉर्ड ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, सो दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, टू प्रूफ क्या है कि ये बाइसेक्ट करता है,
यानी एम मिड पॉइंट है ए बी का, ए एम इज इक्वल टू एम बी हमने प्रूव करना है, तो एम मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में दोनों एंड्स को ए और बी को सेंटर के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बेटा, अब आते हैं प्रूफ है। तो आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा इसका। अब इसमें प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब यहाँ पर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके लिए आप ज़रा गौर कीजिएगा। ये हमारे पास सिंबल है एंगल का, और उसके साथ उन्होंने लिखा है आर टी। आर टी का मतलब है राइट एंगल, राइट एंगल। और आगे हमारे पास क्या है, टू ट्राइंगल्स हैं, तो हम इसको लिख देंगे राइट एंगल्स ट्राइंगल्स, और यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यानी मतलब इन राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब वो कौन कौन से वाली हैं, ओ ए एम और ओ बी एम। जिस तरह से पिछले थ्योरम में था एग्जैक्टली बेटा इसी थ्योरम में भी वैसे ही आपने लिखना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओ ए एम, और यहाँ पे ओ बी एम आ जाएगा। अब यहाँ पे समटाइम बच्चे एस नहीं लिखते, और यहाँ पे एस नहीं लिखेंगे तो फिर ट्राइंगल ओ ए एम, इधर भी आपको ट्राइंगल का सिंबल लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे चूँकि एस हमने लिखा है राइट एंगल ट्राइंगल्स, तो इसलिए दोनों के साथ अब अलग-अलग यहाँ पे ट्राइंगल का सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते तो फिर दोनों के साथ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एम, राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी एम भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि जैसे बुक ने लिखा है आप उसी तरह से इसको लिख लें। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं ओ एम ए एंगल है ओ एम बी एंगल के, और ये दोनों ही 90 डिग्री हैं। तो इसमें बेटा हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी। मेजरमेंट एंगल ओ एम बी और इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री, और ये किस में होगा, गिवन में, क्योंकि ओ एम ए बी के ऊपर क्या है, कार्ड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होता ही वो है जिसमें एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है बेटे, तो दैट्स वाई इसकी रीज़न में हम लिख देंगे कि ये हमारे पास गिवन है। ठीक है जी, तो ये गिवन आ गया। हाँ जी, अब उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा। जी बेटा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास है यहाँ पे मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी के इक्वल है। अच्छा, आप देखें क्यों इक्वल है, इसलिए कि ओ ए सर्कल का रेडियल सेगमेंट है और ओ बी भी सर्कल का रेडियल सेगमेंट है, और आपको बताया था रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल इक्वल इन लेंथ होते हैं। एक सर्कल के सेम सर्कल के ऑल रेडियल सेगमेंट लेंथ में इक्वल होते हैं, इसलिए ओ ए ओ बी के इक्वल होगा। और इसकी रीज़न क्या होगी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये सेम सर्कल के रेडियाई हैं। अच्छा, अब देखें उसके बाद इसमें बेटा ये ओ ए 90 डिग्री के अपोजिट है और ओ बी 90 डिग्री के अपोजिट है। राइट एंगल ट्राइंगल में वो साइड जो अपोजिट टू राइट एंगल होती है, मीन 90 डिग्री के अपोजिट होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, यस हाइपोटेन्यूज बेटा बोलते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ लगा लेंगे हाइपोटेन्यूज ओ ए इज इक्वल टू, और ये भी हमारे पास बेटा होगा हाइपोटेन्यूज ओ बी। तो इसलिए ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट होने की वजह से है, रीजन के साथ इसका बेटा अलग नहीं है। ठीक है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल ही होगा। ठीक है जी, अब जब ये हो गया उसके बाद आप देखें हमारे पास जो बेटा जी ओ एम जो है वो दोनों में कॉमन साइड बेटा आ रही है। ठीक है, ओ एम ए ओ एम बी जब करते हैं तो ओ एम क्या है, कॉमन साइड है दोनों ट्राई एंगल्स में। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ओ एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ एम, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉमन। तो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होती है, कॉमन साइड इन बोथ ट्राइंगल्स।
और शार्ट करें कॉमन साइड लिख सकते हैं, और शार्ट करें ओनली कॉमन बी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब आप देखें कि इन राइट एंगल ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस में अगर हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट हो अदर ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज की और एक साइड के, एच एस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, अगर ए का हाइपोटेन्यूज दूसरी के हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो और दोनों साइड में से कोई एक साइड भी इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट बेटा हो जाती हैं। तो अब दैट्स वाई हम लिखेंगे देयरफॉर, ये हमारे पास आ जाएगा जो ट्राइंगल है ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम। अब दोनों के साथ अलग-अलग आप ट्राइंगल का सिंबल लगाएंगे और करस्पॉन्डेंस की बजाय कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल बेटा लेकर आएंगे। ठीक है बेटा। तो जब हमारे पास दो ट्राइंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि इसके रिमेनिंग पार्ट्स, जो रिमेनिंग इसकी जो बेटा साइड्स हैं या एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। अब हम देखते हैं, अब देखिए कि ओ ए बेटा किसके इक्वल था, ओ बी के इक्वल हो गया, और ओ एम के इक्वल हो गया। तो अब थर्ड साइड कौन सी बचती है, ए एम, और इधर थर्ड साइड कौन सी बचती है इसकी, बी एम। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट बी एम के इक्वल होगा। और ये हमारे पास बेटा आ जाएगा रिजल्ट 1 है, या सिंपल नाम भी लिखें तो ठीक है, या 1 लिख दें तो इट्स ओके। और इसकी रीज़न क्या होगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है बेटा, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं और ये उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं और मेजरमेंट में इक्वल होती हैं। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एम बी एम के इक्वल है, यानी एम के दोनों साइड पे डिस्टेंस क्या है, दोनों साइड पे डिस्टेंस एक जितना है। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब ये है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट होगा। अगर मिड पॉइंट है तो फिर परपेंडिकुलर ने कॉर्ड को क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया। तो मतलब ये हुआ हेंस जो परपेंडिकुलर है ओ एम, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ओ एम क्या करता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी। तो इस तरह से बेटा ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कि ओ एम जो है, जो कि परपेंडिकुलर था फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, उसने कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, और यही बेटा हमारा 2 प्रूफ था। तो इस तरह से थ्योरम नंबर 3 भी बेटा कंप्लीट होता है, कोई मुश्किल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस है, एच एस कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होती है, पहले 90 का एंगल लिख लें, फिर ओ ए ओ बी के इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हैं, ओ एम के इक्वल है, कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। इक्वल का मतलब है कि एम इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट अगर है तो फिर ओ एम ने ए बी को क्या किया है, बाइसेक्ट कर दिया है, तो एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी। तो इस तरह से बेटा थ्योरम नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी बेटा। तो आज का काम इतना ही है, इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये थ्योरम आपको याद हो जाए। आज हमने 2 थ्योरम पढ़े हैं, 2 क्वेश्चंस पढ़े हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ये इजीली बेटा हो जाते हैं। क्लास में भी आमतौर पर 2 थ्योरम हो जाते हैं, यानी 2 क्वेश्चन ही आप इसे समझें। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।